की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस देश से ली गई हैं और किस भाग में है, दोनों बातें मैं आपको बता चुका था, तो बताएंगे संविधान के किस भाग में है साथी। तो आप कहेंगे संविधान के भैया भाग 18 में है। भाग 18 में जैसे ही बच्चे 18 के होते तो ऐसे समझो आफत आ जाती है। आपातकाल भाग 18। और अगर मैं बात करूं कहाँ से, इंस्पायर्ड बाय जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के संविधान। अब मुझे बताएं जर्मनी के संविधान का क्या, किस नाम से हम उसको बुलाते हैं। जर्मनी के संविधान से ये प्रेरित हैं। इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय जर्मन जर्मन्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंस्पायर्ड बाई का मतलब ये है कि हमने उसको हूबहू नहीं ले लिया है, सिर्फ हमने उससे प्रेरणा ली है कि ऐसे प्रावधान रखे जा सकते हैं। ओके। जर्मनी के संविधान को बहुत सारे साथियों ने लिखा, भैया उसका नाम बीमार है। बीमार नहीं है दोस्त, बीमार नहीं है, वाइमर उसको हम बोलते हैं या वीमर बोलते हैं, बीमार नहीं, ठीक है। वाइमर या वीमर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं आपातकाल के बारे में वो है आर्टिकल 352 से लेकर के और 360 तक, ठीक है, टिल 360। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम कहाँ से अपनी बात को, आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, प्रोक्लेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। घोषणा क्या बोलेंगे, प्रोक्लेमेशन ऑफ, सॉरी, मिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसको समझना है आप लोगों को कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी जो घोषणा होती है वो किन आधारों पर होती है। हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी वो किन आधारों पर लगेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके जो आधार हैं वो मुख्यतः कितने हैं, तो आप कहेंगे उसके भैया दो तो बाह्य कारण होते हैं, यानी युद्ध की स्थिति में लग सकता है, या आपका कोई बाह्य आक्रमण हो जाए यानी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या वॉर हो जाए, दो कारण तो बाह्य हैं। एक आंतरिक कारण है आर्म्ड रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इन तीन कारणों से हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी आपको ध्यान से देखने होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के जो आधार होंगे वो क्या होंगे, किन बेसिस पर लगेगा ये आधार क्या होंगे। उन आधारों में एक तो आधार होगा युद्ध, यानी वॉर की स्थिति होगी, किसी देश से हमारा वॉर छिड़ गया। देखो वॉर तब कहते हैं जब फ्रंट से, मान के चलो जैसे चाइना है तो चाइना ने जब युद्ध उधर से कर दिया और जब हम इधर से युद्ध की घोषणा कर दे, क्या बोल दे, वॉर कब शुरू होता है, जब हमारा देश भी क्या कर दे, अनाउंस कर दे वॉर के बारे में कि भाई हम भी अब वॉर को लड़ेंगे इसको। एक तो वॉर हो गया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, बाह्य आक्रमण। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बाह्य आक्रमण अर्थात कि आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। तीसरा कारण जो यहाँ पे बनेगा आपका वो है सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ में, किसी भी प्रकार के वेपन्स के साथ में सशस्त्र विद्रोह, जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन। देखो यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने आपसे कहा बाह्य आक्रमण यानी बाहर का कोई देश हम पर आक्रमण कर दे,
उदाहरण के लिए आप चीन समझ लें या पाकिस्तान समझ लें, तो जो बाह्य आक्रमण हमारे देश पर हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा हो और हमारे जो साथी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके माध्यम से हमें ये पता चल जाए कि युद्ध पाकिस्तान कर सकता है या अन्य कोई भी देश पाकिस्तान कर सकता है, मतलब युद्ध हुआ नहीं है, सिर्फ उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि युद्ध छेड़ा जा सकता है, युद्ध शुरू किया जा सकता है, तो क्या तब भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, हाँ या ना? आप क्या समझते हैं इस बात से, बताएं जरा। मतलब युद्ध हुआ नहीं है, उसकी प्रबल संभावनाएं हैं, ये आपका आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिल चुकी है कि भाई आपका जो है वॉर हो सकता है, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, कई दोस्तों ने कहा यस, बिल्कुल ठीक आंसर आपका था, यानी कि पॉसिबिलिटी पर भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। याद रखना इस बात को, कहीं किनारे पर लिख लीजिए, अगर संभावना भी है तब भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा एक इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी 1975 में, 25 जून 1975 को, जो 1970 में हटी, और जब इमरजेंसी हटी तो देश में जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जनता पार्टी की सरकार देश में जब आई आपका, तो उसने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी ने इसी आधार पर लगाया था, किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, तो उसको आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसकी जगह आया था सशस्त्र विद्रोह। तो अभी वर्तमान में क्या है, आंतरिक अशांति नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे इस बात को, पहले पहले आंतरिक अशांति शब्द होता था। आंतरिक कारण कौन सा था पहले? पहले आंतरिक अशांति यानी कि इनर टर्मोइल या इनर टर्बुलेंस, इनर टर्मोइल शब्द होता था, याद रखेंगे। तो अभी है या नहीं है? तो क्या बोलेंगे भैया? नहीं, अभी नहीं है, पहले होता था, अभी नहीं है। तो यहां पर इन तीन कारणों पर एक बार तो विचार करो, युद्ध और बाह्य आक्रमण ये कैसे कारण है? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारे हो गए आपका कैसे, एक्सटर्नल रीजन्स हो गए, एक्सटर्नल रीजन्स हो गए, कैसे हो गए? ये हमारे हो गए एक्सटर्नल रीजन्स, ये दोनों कैसे हैं? बाह्य कारण है, एक्सटर्नल अर्थात आपका बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन बोले या बाह्य कारण बोले। सशस्त्र विद्रोह कैसा कारण है? ये आंतरिक कारण है। आंतरिक का मतलब हो गया देश की सीमाओं के अंदर जो वजह हैं, यानी कि ये इनर कॉज हो गया इसका, या इनर रीजन आप इसको बोल सकते हैं। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत हमको पड़ेगी, मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा इस बात को लगभग 20 मिनट बाद, है ना, तो तब आप एक आराम से इस बात का विभेद कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आपको होगी। कोई दिक्कत? दोस्त अतिरिक्त बातें ना करें भाई साहब प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है आपसे, क्लास में एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट हर रोज़ करता रहूँगा कि आप अतिरिक्त बातें ना करें, ठीक है, सिर्फ पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉपी हाथ में ले लें, पेन हाथ में ले लें, कमेंट सेक्शन का कोई काम ही नहीं है। तो हमने बताया आपको क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई। अब ये तो कॉमन सी बात हुई कि तीन कारण होंगे। कौन से तीन कारण होंगे? भैया युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो सकती है, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ओके, अब हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, जो घोषणा होगी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। जब इसकी घोषणा होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है किसके द्वारा की जाएगी, लिखते चलना। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, बाय द प्रेसिडेंट। इंग्लिश वाले बच्चे, अगर मैं किसी चीज़ को नहीं लिखता हूं, मैं बोलूं तो उसको सुना करो। कौन करेगा उद्घोषणा, हमेशा पूछा जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट। ये तो चुटकू सी अंग्रेजी है, इसको तो लिख ही सकते हो, बाय द प्रेसिडेंट। दूसरी बात, क्या खुद से कर देंगे? अपने विवेक से नहीं, मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल के लिखित, ध्यान से देखना दोनों शब्दों को, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर,
ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, इम्पोर्टेंट मार्क करना है यहाँ पर। देखो इसमें बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब हम जर्नली पढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल शब्द को कई बार मंत्री परिषद पढ़ जाते हैं यहाँ पर, कि मंत्री परिषद के, तो उसमें विकल्प मिलेगा आपको कि राष्ट्र जो नेशनल इमरजेंसी है उसका जो डिक्लेरेशन हुआ है, जो उद्घोषणा हुई है, वो उसके लिए परामर्श कौन करता है। तो चार ऑप्शन आपके पास आएंगे, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो किसका चुनाव करेंगे? चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, तो ध्यान से देख लेना। आपका एक ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिया राज्यपाल, नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या करेंगे। दूसरे मैंने आपको दे दिए सीएम, मुख्यमंत्री। तीसरा मैंने दे दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम दे दिया मैंने आपको। और चौथा मैंने दिया आपको कैबिनेट। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं की गई है, यानी कि नोट बना के लिख लो इस बात को, मंत्री परिषद नहीं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। देखो मंत्री परिषद की जब हम बात करते हैं, मंत्री परिषद नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, सीओएम लिखा करो इसको, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं। क्योंकि देखो दोस्त, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें मंत्री कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सर्वोच्च होते हैं, इनमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। एक आपका स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री इसमें होते हैं। कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और तीसरे मंत्री इसमें होते हैं आपका उप मंत्री। तो जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद से मतलब होता है तीनों तरह के मंत्री। बात समझ पा रहे हैं मेरी? थम्स अप करें एक बार। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो तीनों तरह के मंत्री। और जब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक मंत्री की। तो कभी भी जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें मंत्री परिषद की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैबिनेट की आवश्यकता है, सिर्फ कैबिनेट की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई। भैया युद्ध और आक्रमण में क्या अंतर है? दोस्त मैंने बताया था, शायद आपने सुना नहीं। युद्ध की स्थिति तब बनती है जब सामने वाली, जो ए, मान के चलो ए और बी दो कंट्री हैं, ए कंट्री ने तो डिक्लेयर कर दिया बी के खिलाफ युद्ध को, लेकिन बी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? आपका आक्रमण हो गया। बी का कोई रिएक्शन नहीं है, या वो तैयारियां कर रहे हैं आक्रमण की। लेकिन जब बी भी डिक्लेयर कर दे कि हम लड़ेंगे इस फ्रंट पर, हम भी लड़ेंगे, तो जब दोनों ए और बी एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, तब उस स्थिति को हम वॉर कहते हैं, जब सब एक दूसरे के फ्रंट पे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रंट पे नहीं है, सिर्फ एक तरफा है, तो वो आक्रमण होता है। जैसे आपने देखा होगा सेना बोलती थी आक्रमण, या किसी के घर के आगे धावा बोलने बोले आक्रमण अपनी सेना को, इसका मतलब सामने वाला अभी उसके लिए रेडी नहीं है। यही अंतर है, ठीक है, एक बेसिक सा अंतर है। आगे आएंगे तो हमेशा याद रखेंगे इस बात को, कौन? कैबिनेट। बहुत ध्यान से देखना। जब साथी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो कहां पर होगा? पूरे देश में, पूरे देश में, या किसी विशेष हिस्से में भी, किसी विशेष हिस्से, जैसा चाहें, जहां जरूरत है, या तो पूरे देश में उसको आरोपित किया जाए या किसी विशेष हिस्से में, ठीक है, होल ऑफ इंडिया और एनी पार्टिकुलर एरिया ऑफ इट, होल ऑफ इंडिया और एनी पार्टिकुलर एरिया ऑफ इट, पार्टिकुलर एरिया ऑफ इट, पूरे देश के पूरे हिस्से में। अब देखो, ठीक है, इन्होंने इसको तो घोषणा तो कर दी, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श भी गया था, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? इसको पारित भी कराना पड़ेगा। जिस दिन इसकी घोषणा हुई, घोषणा याद रख लेना, कि कितने दिनों के अंदर पारित होता है बताओ? घोषणा की तिथि से 30 डेज, 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत बोले तो लिख के बताइए, विशेष बहुमत किसको बोलते हैं आप? स्पेशल मेजोरिटी किसको बोलते हैं? विशेष बहुमत अर्थात स्पेशल मेजोरिटी से पारित हो। क्या बोला मैंने? इट शुड बी पास विद इन 30 डेज,